हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सैम्पलिंग के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। सैम्पलिंग क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। सैम्पलिंग का मीनिंग देख लिया है, एग्जाम्पल भी देख लिए, प्रैक्टिकल लाइफ नॉर्मल जो आपके सर्वेस का होता है वो सारे हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। फिर भी हम एक बार सैम्पलिंग का एक डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। In sampling, some units are selected from the data and their results are pre-received to be the result of the complete data. यानी निर्देशन में आंकड़ों में से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और उनके निष्कर्षों के आधार पर समग्र की विशेषताओं को समझ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल से इस मीनिंग में थोड़ा सा आपको कहीं डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पलिंग को बहुत डिटेल से समझाया है, इसका एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिकल लाइफ का, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, हम क्या करते हैं सैम्पलिंग में, बहुत सारी एक जैसी यूनिट में से कुछ यूनिट्स को चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उन यूनिट को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उनका जो कंक्लूजन निकलता है उस बेस पर हम ये मानते हैं कि बाकी की जो रिमेन यूनिट्स है वो भी ऐसी की ऐसी ही है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस में हम बात करते हैं सूटेबिलिटी, उपयुक्तता। सूटेबिलिटी, ठीक है, सूटेबिलिटी यानी उपयुक्तता। उपयुक्तता, ठीक है। अब ये क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर social, economic and trade problems, study sampling is most suitable or it takes less time। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक समस्याओं के अध्ययन के लिए जो सैम्पलिंग मेथड है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, टाइम कम लगता है, टाइम बच जाता है। सबसे पहला क्लियर है यहां पर। सेकंड है हमारा, इधर ही लिख देते हैं, सेकंड क्या है हमारा, डिटेल इंक्वायरी। यानी विस्तृत जांच। हिंदी में भी टर्म्स इसलिए लिख रही हूं कि कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहे हैं टर्म्स या टर्मोलॉजी समझ नहीं आएगी तो ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए अब ये क्या कहता है, द यूनिट्स कैन बी स्टडी इन डिटेल एज दे आर फ्यू इन नंबर। द यूनिट्स कैन बी study in detail as they are few in number। जो यूनिट्स हम स्टडी करते हैं उनका डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम नंबर में होती है, बहुत कम होती है यूनिट। हम पूरा का पूरा, हमने क्या बताया था कि बहुत सारी यूनिट्स में से सेलेक्टेड कुछ यूनिट्स को चुना जाता है, तो सेलेक्टेड होने के कारण वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिनको भी हमने सेलेक्ट किया है उनकी हम डिटेल इंक्वायरी कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। थर्ड है सेविंग।
यानी बचत। अब ये क्या कहता है? बचत। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सैम्पलिंग सेव्स मनी, टाइम and efforts as only a few selected units are studied। सैम्पलिंग क्या क्या बचाता है? देखिए, सैम्पलिंग हमारे टाइम, मनी को सेव करता है, टाइम को सेव करता है, एफर्ट्स को सेव करता है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ ही यूनिट को पढ़ना पड़ता है, कुछ ही यूनिट को समझना पड़ता है। क्लियर है ये हमारा? फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंस है मोर साइंटिफिक मेथड। ठीक है, यानी कि अधिक वैज्ञानिक रीति। ठीक है, अब ये क्या कहती है? ये कहती है सैम्पलिंग प्रोसेस is more scientific or available, can be verified through other sampling। यानी सैम्पलिंग जो मेथड है वो ज़्यादा साइंटिफिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो भी हमको डेटा अवेलेबल जो डेटा मिलता है वो बाकी और की भी क्या करता है? सैम्पलिंग करता है। हम कुछ यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और वो कुछ यूनिट, जितने भी बाकी सारे यूनिट्स हैं, उन सब की भी सैम्पलिंग होती है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस है वो है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। If sampling is done, and done on a large enough base, then sampling research will have the same results as computation। यानी सैम्पलिंग समुचित आधार पर श्रेष्ठ मात्राओं में छाटा जाए तो सैम्पलिंग रिसर्च के रिजल्ट्स लगभग वही होंगे जो एक कंप्यूटर जो आपका रिसर्च होता है, जब हम गणना करते हैं उसके रिसर्च के जैसे ही हो सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं। सैम्पलिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो विश्वसनीय होती है।
क्लियर है यहाँ पर? ये थे हमारे सैम्पलिंग के कुछ इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग निर्देशन की आवश्यक बातें, ठीक है। सबसे पहली है एडिक्वेसी। सबसे पहली की बात करते हैं एडिक्वेसी, यानी पर्याप्तता, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या होती है? इन अ सैम्पलिंग द नंबर ऑफ यूनिट शुड बी एडिक्वेट, ठीक है। इन सैम्पलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स should be adequate, यानी निर्देशन में इकाइयों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त एक तुलनात्मक कंपैरेटिव, ये एडिक्वेट जो वर्ड है वो एक क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जितनी यूनिट, यानी कि यूनिट्स इतनी कम ना हो कि टोटल को सही रिप्रेजेंट नहीं करे। हम देखो, हमने क्या बताया कि यूनिट्स हमको क्या लेनी है? सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्टेड लेनी है। पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इतनी कम भी नहीं लेनी है, हमको इतनी फ्यू भी नहीं लेनी है जिससे क्या हो, हमारी एडिक्वेसी पर क्वेश्चन उठ जाए। हमारे लिए हमारी सारी यूनिट रिमेन, जितनी भी यूनिट्स बचती हैं उन सबको वो क्या करे? रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पर हम जो यूनिट सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं? जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो बाकी जितनी भी सेलेक्ट किए हैं वो सारी बाकी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमको बात ये ध्यान रखनी है कि हमारी जो यूनिट्स है, सैंपल की जो भी यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो इतनी तो होनी ही चाहिए कि जितनी भी रिमेन बचती हैं, बाकी जो भी यूनिट्स है उन सबको क्या करे? वो रिप्रेजेंट कर सके। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, सबसे पहली जरूरत आपकी। सेकेंड है, जब भी आप सैम्पलिंग करो तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड है आपकी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। अब ये क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑल द यूनिट ऑफ द एंटायर सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि समग्र की सभी इकाइयां स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी इकाई का शामिल होना या अन्य किसी इकाई के शामिल होने या न होने की शर्त से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ऑल द यूनिट्स of entire samples should be independent। सभी क्या होनी चाहिए? यूनिट्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी सजातीयता, सजातीयता, ठीक है। ये क्या कहता है कि if two or more sample are taken then there should be homogeneity in the sample, that is their nature and characteristics should be similar। अगर हम दो या दो से अधिक सैंपल के लिए ले तो उनमें सिमिलर होने चाहिए। अगर हम 2 और मोर यूनिट्स ले रहे हैं
for units for sample for sampling, तो आपके दोनों यूनिट में क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। क्लियर है? अगर सिमिलैरिटीज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? सैम्पलिंग को वहीं रोकना होगा आपको। क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ आई? ये थी हमारी कुछ एसेंशियल्स। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारी मेथड्स। अब हम मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, मेथड्स और सैम्पलिंग। तो सबसे पहली हम जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग यानी देव प्रतिचयन, हिंदी में बोलते हैं देव प्रतिचयन प्रणाली। चयन प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ पिकिंग अ सैंपल एज it is not influenced by bias on units are selected by chance or probability। यानी प्रतिदर्श निकालने की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें पक्षपात का प्रभाव नहीं होता है, वरन इकाइयां अवसर और संभावनाओं के आधार पर छांटी जाती है। इसमें हम यूनिट्स किस बेस पर लेते हैं? यूनिट्स हम लेते हैं द यूनिट्स आर सेलेक्टेड by chance और probability। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है? सैंपल as it not influenced by bias। क्लियर है? उसके आगे हम बात करते हैं कि in this method our unit are selected in a such a way that our all unit have equal chance to getting selected। ठीक है, सबको इक्वल चांस मिलता है, इक्वल चांस टू गेटिंग सेलेक्टेड। क्लियर है? यहां पर इसमें कौन सी इकाई शामिल होगी, कौन सी नहीं, ये रिसर्चर खुद की इच्छा से नहीं बल्कि जो भी इसका चांस होता है उस पर डिपेंड करता है। इसमें जो मेन रोल है वो है आपका चांस का, किसका चांस आता है किसका नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, या फिर आप कह सकते हो चांस पर डिपेंड करती है। रैंडम से नाम से ही पता चल रहा है ना कि रैंडमली आप सेलेक्ट करते हो, आप पहले से ही डिसाइडेड नहीं होते हो कि इस यूनिट को इस बार सेलेक्ट करना है। रैंडमली आप किसी भी यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड है हमारा कोटा सैंपलिंग। ठीक है, कोटा सैंपलिंग यानी कोटा को या तो आप कोटा ही बोलिए इसको हिंदी में, या फिर आप बोल सकते हो अभियंश प्रणाली। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। कोटा सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ स्टेरिफाइड कोटा सैंपलिंग इज अ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये उसी का टाइप है स्तरित देव निर्देशन का। ये एक्चुअली हमको पहले पढ़ना था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये रैंडम सैंपलिंग के जैसा ही है, इसको कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इसी का ही एक रूप है। इस रीति में जो प्रगणक के लिए अलग अलग कोटा निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें प्रारंभ में ही बता दिया जाता है कि किन इकाइयों से कितना सेलेक्ट करना है आपको। उनको क्या कर दिया जाता है, पहले से ही बता दिया जाता है
देखिए, in this method a quota ठीक है, एक सेकेंड, a quota for various multiples is fixed in advance that is they are informed about the number of sample units to be selected। पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, पहले से ही कोटा होता है कि आप उनको बता दिया जाता है एडवांस में ही कि आप इतने नंबर इस यूनिट्स में से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। द कोटा कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग लाइक इनकम, business, religion, political relation. After the fixing of quotas depends upon the multiplier which units they want to select and random sampling is not used। यानी कि कोटा निर्देशन स्तरीय निर्देशन का ही एक रूप है। इस रीति में प्रगणकों के लिए ये अलग अलग कोटा निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें पहले से ही ये बता दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में कितनी इकाइयों का उन्हें चयन करना है। कोटा का निर्धारण किसी भी विशेषता जैसे आय, वर्ग, लिंग, व्यवसाय, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी संबंध के आधार पर हो सकता है। कोटा निर्धारण के पश्चात यह प्रगणकों की इच्छा और स्व विवेक पर निर्भर करता है कि उस कोटे के अंतर्गत किन यूनिट को चूज करें और किन यूनिट का हम रैंडम सैंपलिंग नहीं करें। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। एक्चुअली जो सेकेंड मेथड था हमारा देव प्रतिस्पर्धी मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जो हमारा सेकेंड मेथड था। पर कोई बात नहीं, हम उसको थर्ड और फोर्थ आगे में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के जो हमने इसके टोटल मिलाकर हमारे 4 मेथड्स हैं, उनमें से हमने 2 देख लिए हैं, रैंडम सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। अब नेक्स्ट जो 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।